हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और आज हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर और जानेंगे ये क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बैंक बैलेंस और जो बैंक अकाउंट जो बैंक मेंटेन करता है हमारे लिए, उसमें अगर जो डिफरेंस आता है उसका पता लगाने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्योंकि हमारे कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम रहता है, जैसे कि हम पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और बैंक भी हमारा अकाउंट मेंटेन करता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों में डिफरेंस हो, तो बैंक रिकंसिलिएशन उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करता है कि ये डिफरेंस क्यों है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं, ट्रांजैक्शन में कोई भी आप हेर फेर या प्लस माइनस या करेक्शन नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन हाँ, आप एक अलग से एक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर आप सारे रीजंस लिख सकें, कारण लिख सकें कि ये अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और ये हमें हेल्प करेगा आने वाले समय में कि अगर कोई एंट्री लंबे समय तक पेंडिंग चल रही है, उसका हमें पता लगाना होगा कि वो क्यों हो रही है और उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम का, जैसे कि हम कैश बुक बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वो कंपलसरी है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये हमारे डिफरेंसेस जो बैंक अकाउंट में हमारे बुक्स में है और जो बैंक में जो अकाउंट मेंटेन होता है, उसके डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए करा जाता है। हम बैंक बैलेंस में कुछ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे कि मैंने कहा, एंट्रीज को हम छेड़ नहीं सकते हैं, एंट्रीज वैसी रहेंगी। हाँ, हम उनके डिफरेंसेस को पता लगा लेंगे। ओके, ये जो स्टेटमेंट बनाया जाता है ये इसलिए बनाया जाता है कि हम इस चीजों का पूरी तरीके से पता लगा लें कि जो हमारा बैंक अकाउंट है बैंक के पास और जो बैंक अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक के अंदर, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके रीजन क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता लग जाएंगे। आपको पता ही है कि हम पूरे 11th और 12th का कोर्स इसी तरह से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजन फर्स्ट आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब यह है कि हमने किसी को चेक दिया, लिख के पेमेंट किया, लेकिन वो जो चेक था उसका इफेक्ट बैंक में नहीं हुआ, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। हमने इशू तो कर दिया, हमने अकाउंट में लेस तो कर दिया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो उसके कारण से क्या गड़बड़ आती है उसको देखते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि एक बैंक हमारा बैंक है और एक हमारा बिजनेस है। बैंक जो मेंटेन करता है वो हमारा अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन करता है, और हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक्स के अंदर कैश बुक मेंटेन करते हैं। और कैश बुक के अंदर हमारे पास एक बैंक अकाउंट भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैश बुक के अंदर हमारे पास एक बैंक अकाउंट है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, इसके अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं वो वैसी की वैसी एंट्रीज बैंक में भी होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 26 जुलाई को एक चेक दिया है जेके लिमिटेड को, और वो चेक था 5,000 रुपए का। तो कायदे से होना ये चाहिए कि बैंक में भी ये अमाउंट डेबिट हो जाए। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जैसे कि बैंक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक डिपॉजिट और विड्रॉल है। यहाँ मैंने नीचे क्रेडिट लिखा है डिपॉजिट वाले कॉलम में, जबकि डेबिट लिखा है विड्रॉल वाले कॉलम में। तो इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखिए कि बैंक अगर क्रेडिट करता है तो हमारे को मिल रहा है पैसा, हमारे अकाउंट में प्लस होता है, और बैंक अगर डेबिट कर रहा है तो हमारे अकाउंट से विड्रॉ हो रहा है, यानी कि लेस हो रहा है। बैंक के लिए हमारा अकाउंट एक लायबिलिटी है। जैसे वो हम डिपॉजिट करते जाएंगे तो उसकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए बैंक उसको क्रेडिट करता जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये क्रेडिट हो रहा है डिपॉजिट, और विड्रॉल मतलब डेबिट, जो कि हम जो अकाउंट बनाते हैं उससे बिल्कुल उलट है। इस चक्कर में भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ हमने चेक
इशू किया और हमारे अकाउंट में से लेस हो गया, सिंपल। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसका एक प्रोसेस है। आइए उस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। एक्चुअली चेक इशू होता है और फिर चेक जाता है क्रेडिटर के पास, जो भी बंदा है, और वो अपने अकाउंट में बैंक को वो डिपॉजिट कर देता है। बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले हमारे बैंक को चेक भेजेंगे, इस अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आखिर में बैंक हमारे अकाउंट को लेस कर। तो इस प्रोसेस के अंदर इशू होना और इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है, टाइम लगता है। तो अगर इनमें कहीं देरी होती है, देरी कहीं भी हो सकती है, देरी ये भी हो सकती है कि उस क्रेडिटर ने कलेक्ट तो कर लिया मगर बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक में कुछ छुट्टी थी या और कोई कारण था, वो क्योंकि वो चेक होता है, पेपर होता है, तो वो सेंड करना पड़ता है थ्रू पोस्ट, तो वो डिले हो गया। तो ये कुछ भी रीजन हो सकते हैं, और उस रीजन में ये होगा कि यहाँ वो लेस नहीं होगा। यहाँ तो लेस हो गया लेकिन यहाँ लेस नहीं हुआ। उस कारण के अंदर ये डिफरेंसेस आएंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा हमारा बैंक अकाउंट तो लेस दिखाएगा और बैंक के अंदर वो अमाउंट लेस नहीं हो। जो बैंक बैलेंस है, जो बैंक मेंटेन कर रहा है, वो ज्यादा बैलेंस बताना है और हमारे कैश बुक के अंदर बैलेंस कम दिख रहा है। ये डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज, हमें उस चीज को ऐड कर देना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। हमने अमाउंट को लेस कर दिया है, बैंक ने लेस नहीं किया है। तो हम जब स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम ना तो कोई एंट्री चेंज करने वाले ना कुछ करने वाले, हम एक स्टेटमेंट में लिख देंगे और उसको ऐड में कर देंगे, उसको प्लस में कर देंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये प्लस होने वाला है आगे जाके। और प्लस करने से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम हो जाए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आइए नेक्स्ट रीजन देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसके अंदर क्या हुआ है? हमने चेक को हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर सकते हैं हमारी कैश बुक में कर सकते हैं। तो कैश बुक के अंदर हमने हमारे रिसिप्ट साइड में लिख दिया है। आइए इसको और समझ लेते हैं। ये बैंक है और ये हमारी बिजनेस है। बैंक अपना स्टेटमेंट मेंटेन करता है और हम हमारी कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो हमने जैसे चेक डिपॉजिट किया, हमारे पास किसी डेटर का चेक आया, हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, और जैसे बैंक में डिपॉजिट करा, हमने एंट्री कर दी रिसिप्ट साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एंट्री कर दी है बैंक में, हमने रिसिप्ट साइड में अमाउंट लिख दिया है, और इसका मतलब ये है कि हमारा बैंक बैलेंस अब बढ़ गया है। तो होना ये चाहिए कि बैंक भी यही करे, बैंक हमारे क्रेडिट में 5000 डाल दे। लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, इसका भी प्रोसेस है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हमारा चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक ने चेक रिसीव कर लिया और बैंक भेजेगा अब हमारे डेटर्स के बैंक के पास। डेटर्स का बैंक जो है वो डेटा के अकाउंट को लेस कर देगा, वहां से पैसे लेस कर देगा और हमारे बैंक को भेज देगा। फिर जब बैंक को पैसे मिल जाएंगे तब बैंक हमारे अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक इसमें टाइम लैग है, टाइम निकलेगा इसमें। तो अगर इसमें कहीं डिले होता है तो आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अमाउंट इंक्रीज कर दिया है जबकि बैंक ने अमाउंट इंक्रीज नहीं किया है। तो उस कंडीशन के अंदर बैंक बैलेंस जो कैश बुक के अंदर है वो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा कंपेयर टू पासबुक। तो इसमें करना क्या है? इसमें सिंपल, इसमें लेस कर देंगे हम जितना अमाउंट भी। ऐसा कुछ चेक है जो कि हमने प्लस कर दिया है, हमने उसको रिसिप्ट मान लिया, लेकिन बैंक ने उसको रिसिप्ट नहीं माना है क्योंकि ये इस प्रोसेस की वजह से, तो हम सिंपल उस चीज को वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हुआ रीजन 2। आइए बढ़ते हैं और रीजंस की तरफ। रीजन थर्ड कैटेगरी मान सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। बैंक को अगर हमारे नॉलेज के बगैर अगर कोई डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन में बैंक हमारे अकाउंट को इंक्रीज कर देती है और हमें मालूम नहीं चलता, हमें नहीं पता होता। ऐसे अगर केसेस लेते हैं तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और डेटर, डायरेक्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक
और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो उस कंडीशन में हमें भी क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, हम उसको ऐड कर देंगे और हमारा बैंक बैलेंस और बैंक का हमारा बैलेंस सेम हो जाएगा। रीजन 4 हो सकता है डायरेक्ट विड्रॉल या डेबिट बाय बैंक, लाइक चेक या बीआर बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंट करा है, हमें चेक या बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 महीने पुराना चेक, जो चेक के पैसा हमें 2 महीने बाद मिलने वाला था, वो हमने बैंक में पहले डिपॉजिट करा दिया। बैंक से कहा आप कुछ पैसे काट लीजिए डिस्काउंटिंग चार्जेस और हमें अभी अमाउंट दे दीजिए। बैंक ने अमाउंट दे दिया, लेकिन हुआ ये कि मैच्योरिटी के वक्त, पेमेंट के वक्त वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाले इमीडिएटली हमारे अकाउंट से उतना का पैसा प्लस चार्जेस लेस कर लें। तो हमें मैसेज बाद में आएगा, हमारे को पता बाद में लगेगा, लेकिन वो पैसा इमीडिएटली लेस हो जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट या चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इस केस में भी हमें पता बाद में लगता है और एंट्री बैंक कर चुका होता है। या अदर फीस या अदर चार्जेस बैंक लेस कर लेता है और हमें पता नहीं लगता। तो ऐसी कंडीशन में हमें भी हमारे बैलेंस को या हमारे बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको लेस में लिखना होगा, उसको हम लेस कर लेंगे। लेस करने से हमारा और बैंक का बैलेंस सेम हो जाएगा। रीजन 5 आखिरी कैटेगरी हो सकती है एरर्स बाय फर्म या एरर्स बाय बैंक। हमसे भी गलती हो सकती है या बैंक से भी गलती हो सकती है। तो उस केस में जैसा बैंक में है वैसा ही हमें करना है। और इसका सिंपल सा रीजन फंडामेंटल ये है कि हम एक्चुअली नई एंट्री कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, हम कुछ करेक्शन नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके अंदर हम वो रीजंस लिख रहे हैं, वो कारण लिख रहे हैं जिसके कारण ये जो बैंक बैलेंस हमारा और हमारा बैलेंस बैंक के पास फर्क आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कभी बना ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हम एक स्टेटमेंट में रीजंस लिख रहे हैं, कारण लिख रहे हैं कि बैंक का बैलेंस अलग क्यों है और हमारा बैलेंस अलग क्यों। तो ये मेन 5 रीजंस हो सकते हैं जिस कारण से हमारा बैंक बैलेंस और बैंक में हमारा बैलेंस फर्क आए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको स्टेप्स में समझ लेते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस तरह से कुछ बन सकता है। और स्टार्ट करने के लिए याद रखिए, बिगिनिंग में तो हम शुरू करते हैं हमारे बैंक बैलेंस से या बैंक के बैंक बैलेंस, उसको बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं विद एग्जांपल। मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ऐसा लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, और एक एग्जांपल के लिए अमाउंट ले लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, तो उसको हमको इस तरह से लिखना है। प्लस में हमने जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है उसमें प्लस और माइनस 2 कॉलम बनाए। तो ये जो पहला वाला अगर कंडीशन आती है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से शुरुआत करनी है, आपको प्लस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट केस में अगर ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी प्लस वाली चीज माइनस में, और स्टेटमेंट आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, माइनस के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। 2 कंडीशन हो गई जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं कैश बुक को ध्यान में रखते हुए, कैश बुक को स्टार्ट करते हुए कि कैश बुक में बैलेंस इतना था। अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक आता है तो उस वक्त आपको इस तरह से लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर लिखा हुआ मिले तो ध्यान रखिए ये ठीक है, ये एक्चुअल बैलेंस है, ये फेवरेबल बैलेंस है। तो इस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक और प्लस वाले कॉलम, ये इससे अलग नहीं। और अगर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है या डेबिट बैलेंस, क्योंकि
कंफ्यूजन कब होता है, जब डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है और आपको कोई कह रहा माइनस में लिखो, तो आप रीजन सोचते हैं जब डेबिट बैलेंस है तो माइनस में क्यों लिखें। एक्चुअली डेबिट बैलेंस जो है वो बैंक का डेबिट बैलेंस है। बैंक का डेबिट बैलेंस है मतलब अपना ओवरड्राफ्ट। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उस वक्त थोड़ा सा इसका फंडामेंटल, इसका रीजन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से हम इस चीज को लिख देंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो भी ये इधर ही है। ये डेबिट बैलेंस कंफ्यूजन तब होता है जब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अनफेवरेबल। आज वीडियो हम यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको यहाँ वीडियो एंड कर रहा हूँ और जल्दी ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसका हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि उनका भी फायदा हो पाए। नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा वेट करिए, मैं इसके सॉल्यूशन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।